हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरा यूट्यूब चैनल चंदू बायोलॉजी वाला में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग 12th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर ऑब्जेक्टिव का तीसरा लेक्चर के आए हैं, जिसमें दो लेक्चर में हम लोग टोटल 45 ऑब्जेक्टिव को कवर कर चुके हैं। ये आपका तीसरा लेक्चर है। अगर आपका फर्स्ट लेक्चर और सेकेंड लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने आसपास के दोस्तों तक जरूर फैलाइएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए करते हम लोग वीडियो को स्टार्ट। चलिए, उसमें हमने टोटल 45 क्वेश्चन को कवर किए थे। अब हम लोग 46वां क्वेश्चन देखेंगे। 46 क्वेश्चन बोल रहा है नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन लघु बीजाणु धानी का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बीजाणु द्वार जो होता है लघु बीजाणु धानी का मातृ कोशिका नहीं हिस्सा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पौधे अपने जीवन काल में एक बार पुष्प व फल देते हैं और फल देने के बाद मर जाते हैं, उसे क्या कहते हैं। यानी कि वैसा पादप जो एक बार अपने जीवन काल में फूल देता है, फल देता है और फल देने के बाद वह मर जाते हैं, उसे क्या कहते हैं। आंसर हो जाएगा आपका मोनोकार्पिक्स फल। तो आपका 47 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, बोरा की कांटेदार व चिपचिपे परागकण और बड़े आकर्षक रूप से रंगीन पुष्प निम्न में से किसके संबंध होता है। यानी कि वैसा पुष्प बोल रहा है कि जिसमें कांटेदार भी हो और चिपचिपा परागकण हो एवं बड़े आकर्षक के रूप में रंगीन फूल होता है, तो उसमें किसके साथ संबंध बनाएगा। क्या जल परागण हो सकता है? नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कीट परागण, यानी कि 48 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 49 को देखेंगे। 49 बोला कि जायांग का वह भाग जो पराग की अनुकूल प्रकृतियों को सुनिश्चित करता है। यानी कि जायांग का वह भाग जहां पर परागकण बैठता है, उसे क्या कहते हैं। तो आपका 49 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वर्तिकाग्र। चलिए 50 को देखेंगे। बोला कि 64 परागकण को उत्पन्न करने के लिए कितने मात्र कोशिका विभाजन की आवश्यकता होती है। अब का जो 64 परागकण हो गया, इसको बनने में कितने असूत्री विभाजन की आवश्यकता पड़ेगी। तो जब एक बार असूत्री विभाजन होता है तो उसमें 4 परागकण बनता है। तो 4 से 64 को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 16, यानी कि 16 असूत्री विभाजन की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। चलिए बोला कि परागकोश की सबसे आंतरिक परत कैपिटम है, जिसका क्या कार्य होता है। तो परागकोश के बीच में सबसे आंतरिक परत का कैपिटम नाम होता है, उसका काम होता है निर्मित परागकण को पोषण प्रदान करना। तो आपका 51 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। चलिए 52 का क्वेश्चन देखेंगे। 52 नंबर बोल रहा है कि एक प्रारूपिक द्विबीजपत्री पौधे का मादा युग्मकोद्भिद निषेचन के समय होता है। तो आपका द्विबीजपत्री जो पादप होता है, जब उसमें बाबू आपका द्विनिषेचन का डिपेंड पड़ेगा, तो वह जो मातृ कोशिका होती है वो आपका 7 कोशिकीय कालाकार वाला होता है। चलिए अगला देखेंगे। बोला कि परागकण के प्रकार और संबंधित प्रकार के माध्यम के गलत जोड़ों का चयन करें। यानी कि जो आपका पर परागण होता है उसमें आपका गलत जोड़ी का चयन करना है। तो वायु परागण वायु के द्वारा होता है, तो जो बिल्कुल होता है।
जल परागण जल के द्वारा होता है, तो हाँ जी बिल्कुल। अब का सी में बोला कि पक्षी परागण पक्षी द्वारा होता है, तो हाँ। चमगादड़ परागण कीट द्वारा होता है, तो नहीं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका 53 का डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है बोला कि परागकण का बाह्य चोल उपस्थित सबसे अधिक प्रतिरोध जैविक पदार्थ है। यानी कि परागकण के जो बाह्य चोल होता है एक ऐसे रसायन का बना होता है जिसमें रोग प्रतिरोध क्षमता अधिक होता है, और उस रसायन पे किसी भी एंजाइम का एवं टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो वह रसायन का नाम होता है आपको स्पोरोपोलेलिन। तो आपका 54 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए हम लोग 55 क्वेश्चन देखेंगे। बोला कि पंखवत वर्तिकाग्र इसमें होता है। जो आपका पंखवत वर्तिकाग्र होता है वह किसमें होता है? तो आपका हो जाएगा आंसर गेहूं, यानी कि 55 का आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। चलिए 56 नंबर देखेंगे। 56 में आपका बोल रहा है कि जयांग का वह भाग परागकण या पराग ग्रहण करता है, उसे क्या कहते हैं? यानी कि नर का वह भाग बताना है जहां पर परागकण बैठता है, जयांग का। चलिए तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 56 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वर्तिकाग्र। चलिए 57 को देखेंगे। बोला कि मकरंद ग्रंथियों युक्त सुगंधित पुष्प निम्न में से किस के लिए अनुकूलित होता है? यानी कि वैसा पुष्प जिसमें मकरंद ग्रंथि उपस्थित हो और सुगंधित हो, तो उसमें कौन सा परागण होने की संभावना बनता है? क्या जल परागण होगा? नहीं। वायु परागण होगा? नहीं। आज का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कीट परागण। चलिए नेक्स्ट। चलिए बोला कि टैपेटम का कौन सा कार्य है? टैपेटम का कौन सा कार्य है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए अगला 58 को देखेंगे। बोला कि परागकोश सामान्यतः रूप से होते हैं। आपका जो परागकोश हो गया वो आपका मोनोस्पोरोजाइट से होता है। चलिए नेक्स्ट। चलिए 59 नंबर देखेंगे। 59 नंबर बोल रहा है कि परागकणों का अध्ययन को कहते हैं। यानी कि जब परागकण के बारे में पढ़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? आपका आंसर हो जाएगा पेलिनोलॉजी। यानी कि आपका 59 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला कि पुंकेसर प्रतिनिधित्व करता है। आपका पुंकेसर होता है वह किसको प्रतिनिधित्व करता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नरयुग्मक उद्भिद। चलिए 61 नंबर देखेंगे। बोला कि इनमें से कौन सा कोर जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? यानी कि ऐसा कौन सा जंतु कोशिका में जो नहीं पाया जाता है? तो आपका जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है वो आपका क्लोरोप्लास्ट हो गया, यानी कि 61 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। चलिए आपका 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बोले कि अनोन्य मूल्य निश्चित रूप से होते हैं। तो अनोन्य मूल्य एक ऐसा पुष्प होते हैं जो आपका द्विलिंगी होते हैं, और जितना भी द्विलिंगी पुष्प होते हैं उसमें आपका स्वपरागण होता है। तो आपका 62 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आपका 63 देखेंगे। बोला कि भ्रूण पुष्पीय पौधे के भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं या कितने गुणसूत्र होते हैं? तो आपका जो पुष्पीय पौधे के भ्रूणपोष होते हैं उसमें आपका जो गुणसूत्र होता है 3 होता है, यानी कि 63 का सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला कि युग्मक बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो युग्मक बनने की प्रक्रिया को आपको युग्मक जनन कहा जाता है, यानी कि 64 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 66 देखेंगे। बोलो कि हाइड्रीला पौधों में या हाइड्रीला में रंध्र कहां पाए जाते हैं? तो जो हाइड्रीला होता है वह पादप होते हैं, वह पौधा होता है जो आपको जल में पाया जाता है, और जल वाले जो पौधा होते हैं उसमें रंध्र नहीं तो पत्ते में पाया जाता है, नहीं तो तन्नी। इसका आंसर हो जाएगा उनमें से इनमें से कोई नहीं। आपका 66 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए
सड़सठ को देखेंगे, सड़सठ बोला कि इनमें से कौन द्विगुणित संरचना है, इनमें से कौन द्विगुणित संरचना है। तो अंडाणु आपका हो जाता है अगुणित, अंडाणु आपका अगुणित है, भ्रूणपोष आपका त्रिगुणित है, इग्वनज आपका द्विगुणित है। तो आपका आंसर पूछ रहा है द्विगुणित, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला हम देखेंगे, बोले कि प्राक्कन का बाह्य चोल बना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्पोरोपोरेनिक। नेक्स्ट में मिला था इसको क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, बोला कि निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है, निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है। कीटभक्षी पौधा का मतलब होता है वे पादप जो कीट को खाते हैं उसे कीटभक्षी पादप कहते हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ड्रेसोरा, नेपेथेंसी, दोनों, हाइड्रिला। तो आपका जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों। चलिए अगला देखेंगे, आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है, यानी कि आधुनिक विज्ञान जो अभी के टाइम में जो भ्रूण का विज्ञान जनक किन्हें कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बॉन बोयर। ये जो होते हैं आपको आधुनिक वैज्ञानिक भ्रूण विज्ञान का जनक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है, एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, भ्रूण को। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, स्तनधारियों के शुक्राणुओं को मध्य भाग में पाया जाता है। तो स्तनधारी का शुक्राणु होता है उससे मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जो शुक्राणु को गति करते टाइम उसको पोषण दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, चलिए भूमि फलनी फल है। तो आपका भूमि फलनी फल जो हो जाएगा आपका हो जाएगा मूंगफली, आपका हो जाएगा मूंगफली, यानी कि 73 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 74 देखेंगे, बीज चोल खाया जाता है। तो बीज चोल आपका इसमें से शरीफा का खाया जाता है। तो 74 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर सेब कहेगा तो सेब का पुष्पासन भाग खाया जाता है। अगर आपकी नारंगी कहेगी तो नारंगी का बीज चोल खाया जाता है। तो आपका 74 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, बोला कि द्विनिषेचन का परिणाम होता है, द्विनिषेचन का परिणाम होता है। तो दोहरा निषेचन के दौरान आपका भ्रूणपोष का निर्माण होता है। तो आपका 75 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, सेमल में किसके द्वारा परागण होता है। तो सेमल एक ऐसा पादप है जिसमें परागण की क्रिया चमगादड़ के द्वारा होता है। जब चमगादड़ रात के समय में, मध्यरात्रि के समय अपने भोजन के तलाश में बाहर निकलते हैं तो खुशबूदार पौधों पर उसके खुशबू के प्रति, उसके प्रति आकर्षण हो जाते हैं, जिसके माध्यम से उसमें परागण की क्रिया संपन्न होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, चलिए परागकण होता है, परागकण होता है। ऑप्शन ए में बोल रहा है अगुणित, परागकण होता है ऑप्शन ए में बोल रहा है अगुणित, बी में आपका त्रिगुणित, दो सी में आपका दिया हुआ है द्विगुणित और डी में आपका दिया हुआ चतुर्गुणित। तो आपका जब परागकण होता है वो आपका होता है अगुणित। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, बोले कि पुष्प अंग किसका रूपांतरित भाग है, यानी कि जो पादप में पुष्प लगे होते हैं एक रूपांतरित भाग होता है, एक किसी का बदला हुआ भाग होता है। तो वह किसका होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, पत्तियों का। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट आएगा, बोला कि पुंकेसर कितने भागों में बटा होता है। एक पुंकेसर जो होता है, पुंकेसर आपका कितने भागों में बटा होता है। तो पुंकेसर आपका दो भाग में बटा होता है, एक आपका प्राकोष होता है और दूसरा आपका तंतु होता है। प्राकोष और तंतु मिलकर के पुंकेसर बनाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए चलिए अगला देखेंगे, आपका है 80 नंबर, बोला कि स्त्रीकेसर का भाग निम्न में से कौन सा है। स्त्रीकेसर का भाग निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है वर्तिकाग्र, ऑप्शन बी में दिया हुआ है वर्तिका,
सी में दिया हुआ है अंडाशय और डी में दिया हुआ इनमें से सभी। तो आपका इस तरीके से जो भाग होता है वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होता है, तीनों होता है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए अगला और आपकी लास्ट है पेज। चलिए बोला कि बिना निषेचन के बीज पैदा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वैसा पादप जिसमें बिना निषेचन के बीज पैदा होता है उसे असंग जनन कहा जाता है। तो 81 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 82 को देखते हैं। बोला कि प्राकोष एक 4 कोशिकीय संरचना होती है जिसमें चारों कोनों पर क्या सम्मिलित होता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा लघु बीजाणुधानी, उसके चारों कोनों पर उपस्थित होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। चलिए तो आपका हो चुका है। चलिए तो ये आपका ऑब्जेक्टिव यही खत्म होती है। तो हमने 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 का टोटल 82 क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। और यह एक ऑब्जेक्टिव ही नहीं, आपका 12th बायोलॉजी एग्जाम 2026 का ब्रह्मास्त्र है, जिसमें आपको एनी बडी जितना भी आपको फर्स्ट चैप्टर से उठाने वाला है ऑब्जेक्टिव, इतना से आपका बेसी आपको नहीं उठाने वाला है। अगर आपका 82 के 82 ऑब्जेक्टिव याद हो जाती है तो इसमें से जो भी आपका 2-4 ऑब्जेक्टिव उठने वाला है आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि मैं इसी तरीका से बायोलॉजी से रिलेटेड चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव हर दिन डालते रहता हूं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले जरूर देखें और उस वीडियो को देख करके आप फायदा उठा सके। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।